तो चलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ा था वो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो हमें कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करना है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट को समझो। देखो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिख रखा है पहले से। हमने लिखा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, यानी अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यानी उस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो दो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया, एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 है और सेकंड पॉइंट चार्ज हमारा Q2 है। हमने यहां पर दो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रखा है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यानी इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? तो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने यही तो बताया कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। और मैंने यही चीज लिखा भी यहां पर है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the multiplication of charge and inversely proportional to the square of distance between them। यानी अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, जैसे यहां पर हमने कंसीडर किया है दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है यहां पर R, तो इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। एंड दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। अब आप एक चीज जरा सोचो, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि अगर कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी साइन है और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप हटाते हो और उसके जगह पे इक्वल टू का साइन अगर यूज करते हो तो हमें एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो अगर मान लो यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और इसके जगह पर अगर हम इक्वल टू का साइन लेते हैं, अगर हम यहां पर इक्वल टू का साइन लेंगे तो यहां पर हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं वो K करते हैं। तो उस कंडीशन में F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने K कांस्टेंट यूज किया है, अगर वेयर K की बात करें हम, तो K एक कांस्टेंट है। K जो है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम यहां पर लेते हैं 9 इंटू
10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर के जो हमने कांस्टेंट यूज किया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको लेना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ क्या है? एफ हमारा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। यानी अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, उस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने यहां पर एफ से रिप्रेजेंट किया। Q1 Q2 तो आपको पता है चार्ज जिसके बीच में हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकाल रहे हैं, और R उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब इसी को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो आप देखा कि यहां पर K जो है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने कंसीडर किया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हालांकि एक चीज मैं यहां पर नोट में डिस्कस करता हूं कि ये जो K है, जो कांस्टेंट K है, इसके बराबर K = एक फार्मूला होता है 4πε0, 4πε0। K = होता है 1/4πε0। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये जो इप्सिलॉन नोट है ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे मान लो यहां पर 2 पॉइंट चार्ज आपने कंसीडर किया था, तो इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का कुछ मीडियम तो होगा ना। जैसे मान लो यहां पर एयर है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम, तो एयर के लिए इप्सिलॉन नोट की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर बीच का मीडियम हम यहां पर एयर की बजाय वाटर कर दें, अगर बीच में यहां पर हम वाटर फिल कर दें, तो वाटर के लिए इप्सिलॉन नोट की वैल्यू कुछ अलग आएगी। यानी हर मीडियम की जो परमिटिविटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। अगर एयर की बात करोगे तो एयर की परमिटिविटी अलग आएगी, वाटर की परमिटिविटी अलग आएगी। अगर बीच में हम बीच का मीडियम ग्लास ले लेते हैं तो ग्लास की परमिटिविटी कुछ और आएगी। यानी हर मीडियम के लिए इप्सिलॉन नोट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब बताओ, जब हर मीडियम के लिए इप्सिलॉन नोट की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हर मीडियम के लिए K की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि K = 1/4πε0 होता है, जहां पे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इप्सिलॉन नोट की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, तो K की वैल्यू भी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। यानी K की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अगर मीडियम एयर है तो उसके लिए K की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर मीडियम हमारा वाटर है तो उसके लिए K की वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन ये लेक्चर 10th क्लास का है, तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हम ये मान करके चलते हैं कि चार्ज पार्टिकल के बीच का जो मीडियम है वो हमारा एयर है, और एयर के लिए K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसलिए 10th स्टैंडर्ड में आपको याद रखना है K की वैल्यू हर जगह पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा, लेना है आपको। हालांकि यही चीज आप फिजिक्स 12th में जब पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स 12th में क्या देखोगे कि हर मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग होगी, और वो आपको वहां पर निकालने के लिए बताया जाएगा, क्योंकि हर मीडियम के लिए इप्सिलॉन नोट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो K की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। एयर के लिए K की वैल्यू अलग होगी, वाटर के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी। लेकिन हमें 10th में ये कंसीडर करके चलना है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो मीडियम होता है वो एयर होता है। उसके लिए K की वैल्यू कितनी आती है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखने हैं। अब जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल मैं इस पर ले रहा हूं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक क्वेश्चन है,
जैसे मान लो हम यहां पर दो पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया Q1 जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम, और सेकेंड पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया Q2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4 कूलम। मान लेते हैं दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो R इज इक्वल टू मान लो हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर। अब आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, वो कितना होगा, यानी F इज इक्वल टू व्हाट, यानी F की क्या वैल्यू होगी। तो आप सोचो इस F की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू हम यहां पर कितनी लेंगे, तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी लेंगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहां पर हम लेंगे। और Q1 की वैल्यू हमने यहां पर कितना लिया है क्वेश्चन में, 2 कूलम इंटू 2 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 कूलम हमें लेनी है, अपॉन R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर है तो R की वैल्यू 10 मीटर, और R स्क्वायर है यानी 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब देखो यहां पर कुलम 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 स्क्वायर होगा और नीचे कुलम स्क्वायर है, तो कट जाएगा ना। तो F बराबर यहां पर क्या आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 4 टू जा कितना होगा 8, अपॉन 10 मीटर का स्क्वायर है यानी कितना आएगा 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हमारा गया, 9 8 जा कितना होगा 72 ना, 72, ठीक है। तो क्या होगा 72 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, और नीचे अपॉन कितना है भाई 100 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.72 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, यानी F की वैल्यू ये निकलकर हमारी आ जाएगी। यानी अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकाल सकते हैं। उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर लेक्चर बनाया। अब बात रह गई इस कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने का। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ा क्या। तो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, यानी चार्ज के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उन पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसके में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।